हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ट्रेडिशनल एचआरएम वर्सेस स्ट्रैटेजिक एचआरएम। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता था और स्ट्रैटेजिक एचआरएम कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों का मीनिंग देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल एचआरएम का मीनिंग दिया है, फिर स्ट्रैटेजिक एचआरएम का मीनिंग दिया है। Traditional HRM is a traditional method of managing manpower in the organization so as to undertake the organizational activity or to achieve the short term organizational goal। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि ट्रेडिशनल एचआरएम जो होता है वो ट्रेडिशनल तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के ऊपर एम्फोसिस किया जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के ऊपर एम्फोसिस नहीं किया जाता है और सारे ट्रेडिशनल तरीके यूज किए जाते थे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। तो वो क्या क्या है यहाँ पे दिया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ THRM, नाउ THRM मतलब ही ट्रेडिशनल एचआरएम होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ THRM इज टू रिक्रूट एंड कॉम्पेंसेट द एम्प्लॉइज फॉर द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है, मतलब जॉब पे लिया जाता है और उनको कॉम्पेंसेट किया जाता है, मतलब सैलरी पे की जाती है। किसके लिए? जस्ट टू परफॉर्म देयर वर्क। मतलब उनके सिर्फ काम से ही मतलब है, उन्होंने जितना काम किया है उतने के लिए उसको कॉम्पेंसेट किया जाता था। बाकी दूसरे कोई बेनिफिट्स वगैरह एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाता था या उनको मोटिवेट करने के लिए कोई एम्फोसिस नहीं किया जाता था THRM के अंदर। देर इज लेस एम्फोसाइज ऑन द रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। मतलब जब भी THRM के अंदर एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाता था तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या कभी कभी तो इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं किए जाते थे। मतलब रैंडमली यहाँ पे कैंडिडेट्स को पिकअप किया जाता था या जॉब पे लिया जाता था। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है। उसके अंदर आपको राइट कैंडिडेट को जॉब पे लेना बहुत जरूरी है और राइट कैंडिडेट को जॉब पे लेने के लिए आप लोगों को उनके टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फिट है या वो एम्प्लॉय के क्या क्या स्किल्स है या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वो आपको पता चल सकता है। लेकिन THRM के अंदर कोई भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं किए जाते थे। देर इज लेस इंपॉर्टेंस गिवन टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे आपको पता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफी जरूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय के स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड जो होता है वो एनहांस होता है। लेकिन यहाँ पे THRM के ऊपर एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता था। वो ऐसा कंसिडर करते थे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एम्प्लॉय जो है खुद से काम को सीख जाएंगे तो हमारा ट्रेनिंग का खर्चा बच जाएगा। उस हिसाब से वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं करते थे। दे यूज ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। ना परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना। हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है और जैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है या उनको दूसरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे THRM के अंदर जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था वो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से होता था। मॉडर्न जो तरीके होते थे वो यूज नहीं किए जाते थे। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, तो उसमें के जो ट्रेडिशनल है, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, उनको यूज किया जा रहा है। मॉडर्न तरीकों को यूज नहीं किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो एकदम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है तो उसका प्रॉपरली परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होने की वजह से उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और उसकी वजह से वो एम्प्लॉय जो है वो डिमोटिवेटेड होने के चांसेस हो सकते थे। और फिर बोला है द प्रमोशन बाय द सीनियोरिटी इज फॉलोड एट ऑल लेवल। न प्रमोशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीनियोरिटी और दूसरा होता है मेरिट। सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एज बढ़ता है वैसे प्रमोशन मिलता है। और मेरिट का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया तो उसको प्रमोशन देंगे। लेकिन यहाँ पे THRM में सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन देते थे कि आपका एज बढ़ेगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा, बाकी आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता नहीं था। तो उसके वजह से फिर क्या होगा कि जो अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि हम लोग सीनियर नहीं है। तो भले ही हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भी हमको प्रमोशन मिलने वाला नहीं है। सीनियर कैसे भी होंगे तो भी उनको प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये एक गलत तरीका है प्रमोशन का, स्पेशली टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे क्या होना चाहिए? मेरिट बेसिस पे प्रमोशन होना चाहिए था। लेकिन THRM के अंदर यहाँ पे क्या होता है? सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है। सीनियोरिटी मतलब एज वाइज उनको प्रमोशन मिलता है। दे डू नॉट टेक स्पेशल मेजर्स टू रिटेन द एम्प्लॉइज। मतलब THRM के अंदर एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ के जा रहे हैं
तो उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, उनको रिटेन करने की कोशिश नहीं की जाती है। यहाँ पे एक चीज याद रखना जरूरी है, जैसे मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं, उनको रिटेन करना बहुत जरूरी है। वो लोग जॉब छोड़ के न जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर को देखना बहुत जरूरी है। ऐसे एम्प्लॉयज अगर जॉब छोड़ के जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से नुकसान करते हैं। जैसे कि अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय चला गया तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, फिर आपको नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके अपॉइंटमेंट पे खर्चा होगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर वो काम सीखेगा, उसके बाद में वो परफॉर्म करेगा। सो इस ड्यूरेशन में कंपनी का बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होगा और प्लस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगा। सो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि THRM के अंदर शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ज्यादातर एम्फोसिस करते थे। यहाँ पे एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता था, उनसे काम करवा के उनको कॉम्पेंसेशन किया जाता था। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इतना एम्फोसिस नहीं करते थे। फिर बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज किए जाते थे। कभी कभी परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं भी होता था, उसमें बायसनेस हुआ करता था। सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता था और यहाँ पे एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए बिल्कुल भी कोई मेजर्स नहीं लिए जाते थे। वही अगर यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजिक एचआरएम मतलब SHRM की बात करते हैं तो SHRM एक मॉडर्न और प्रोफेशनल अप्रोच है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो, SHRM is a modern and professional approach so as to manage and develop the human resources in line with the overall strategy of the organization. यहाँ पे कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है वो देखी जाती थी और उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when they recruit new candidate, they consider the future growth projection and the goal of the organization. मतलब जब भी वो किसी नए कैंडिडेट को सिलेक्ट करते थे तो पहले कंपनी का फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, वो कंसिडर करते थे। जैसे कि सपोज फ्यूचर में कंपनी को मर्जर करना है या फ्यूचर में कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो ये सब चीजों को वो लोग ध्यान में रख के उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते थे। मतलब यहाँ पे रैंडमली किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर कंपनी का फ्यूचर प्लान ध्यान में रखा जा रहा है, कंपनी की फ्यूचर की स्ट्रैटेजी ध्यान में रखी जा रही है और उसके हिसाब से यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट किया जाता है। दे कंडक्ट रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू ड्यूरिंग द सेशन। इसका मतलब क्या कि ये लोग एम्प्लॉयज का प्रॉपर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं और उसके बाद में उनको जॉब के लिए सिलेक्ट करते हैं। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता था। The modern performance appraisal techniques such as assessment center, 360-degree appraisal are used. अभी जैसे मैंने आपको बोला कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो यहाँ पे THRM में क्या होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो यूज किए जाते थे, यहाँ पे मॉडर्न जो मेथड्स थे वो यूज किए जाते थे। अभी असेसमेंट सेंटर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर सेंटर पर लेके जाया जाता था और उसका परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता था। या 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में उनके जूनियर्स को, उनके सीनियर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, कस्टमर्स को, सबसे पूछा जाता था और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक किया जाता था। तो ये काफी अच्छे तरीके से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता था और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उसको बेनिफिट दिए जाते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर एम्प्लॉय का जो बेनिफिट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पे मॉडर्न तरीके यूज किए जाते थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, जिसके अंदर असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल, ये सारे टेक्निक्स को यूज किया जाता था। प्रमोशन यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होता था। मेरिट बेसिस पे प्रमोशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है, सीनियोरिटी मतलब एज के बेसिस पे नहीं दिया जाता था। यहाँ पे दे डिजाइन स्पेशल मेजर्स टू रिटेन द एम्प्लॉयज सच एज रिटेंशन बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है तो उसको रिटेन करने के लिए वो लोग क्या करते थे, रिटेंशन बोनस उनको देते थे कि आप जॉब छोड़ के न जाओ, आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। प्लस उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह या कोई बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते थे ताकि कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, टैलेंटेड एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के कहीं पे भी जाए नहीं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे THRM जो है वहां पे एम्प्लॉयज को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। SHRM के अंदर एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, उनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वगैरह किया जाता था, प्लस उनको बेनिफिट दिए जाते थे। तो ये पहले मैंने आपको बताया कि मीनिंग में क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल HRM और स्ट्रेटेजिक HRM का। दूसरा है रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इन नेचर। नाउ ट्रेडिशनल HRM जो है ये रिएक्टिव इन नेचर है। When the workers make request or the cause problem, HR manager
स्टेप इन एंड टेक द डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम होता है या जब एम्प्लॉय कोई रिक्वेस्ट लेके आते हैं तब जाके एचआर मैनेजर एक्शन लेता है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम होने दो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा यहाँ पे रिएक्टिव अप्रोच हुआ करता था। लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआरएम जो है वो प्रोएक्टिव है। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एचआर डिपार्टमेंट लुक अहेड एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे उनको पता है कि एम्प्लॉय सैलरी से हैप्पी नहीं है या बोनस से हैप्पी नहीं है, वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम पहले से ही पता चलेगा और वो पहले से उसके लिए स्टेप्स लेंगे, वो एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो इंक्रीज कर देंगे या जो भी नेगोशिएशन एम्प्लॉयज के साथ करना है वो पहले से ही करेंगे ताकि एम्प्लॉय स्ट्राइक पे न चले जाए। सो यहाँ पे ये लोग काफी प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही वो प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो टीएचआरएम जो है वो रिएक्टिव है और एसएचआरएम जो है वो प्रोएक्टिव है। देन स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे होती है। सो ट्रेडिशनल एचआरएम जो होता है वो नैरो फोकस करता है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय एंड कीप देम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मतलब यहाँ पे जो टीएचआरएम है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्प्लॉयज का केयर लेने का और उनको हैप्पी रखने का, सेटिस्फाइड रखने का। लेकिन दे डू नॉट एम्फोसाइज मच ऑन द एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयज को उनके अधिकार के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना एम्प्लॉयज के लिए ताकि उनको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चले, ये सब चीजें वो कभी नहीं करते थे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वो एम्प्लॉयज को एजुकेट नहीं करते थे अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे अज्यूम एम्प्लॉयज विल पिक अप द ट्रेनिंग बाय देमसेल्व्स व्हाइल ऑन द जॉब। मतलब वो लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करते करते चीजों को सीख जाएंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी टीएचआरएम में। एसएचआरएम में ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो क्या क्या किया जाता था। दे अंडरटेक सिस्टमेटिक रिक्रूटमेंट एंड साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब प्रॉपर तरीके से वो लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में या फिर वेबसाइट के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट देते थे ताकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करे। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, कैंडिडेट्स को ढूंढना, और कैंडिडेट को कंपनी कैसे ढूंढती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। फिर उनका साइंटिफिक सिलेक्शन होता था, मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि उनके टेस्ट होते थे, उनके बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, जनरल नॉलेज वगैरह चेक किया जाता था, उनका काम के बारे में इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता था, फिर उनका फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करके उनको सिलेक्ट किया जाता था। सो काफी सिस्टमेटिक तरीके से रिक्रूटमेंट होता था और साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाता था। दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं ताकि एम्प्लॉयज का नॉलेज, एटीट्यूड और जो उनका स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए। They draft an employee handbook that tells them what's allowed, what's expected, and the disciplinary process when employees fall short. इसका मतलब क्या है कि हर एक एम्प्लॉयज को यहाँ पे एक हैंडबुक दिया जाता था जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते थे कि एम्प्लॉय क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एम्प्लॉयज को नहीं करना अलाउड है, एम्प्लॉयज से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और अगर एम्प्लॉय ने कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया तो उनको क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन को फेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को पता चलेगा कि क्या करना है, क्या क्या कंपनी के रूल्स है और क्या करेंगे तो क्या होगा। सो एम्प्लॉय अलर्ट रहेंगे और वही चीजें वो करेंगे जो अलाउड है, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। They find out the way to motivate the employees so that the company can meet the productivity and profit goal. मतलब SHRM में HR मैनेजर्स क्या करते थे कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके फाइंड आउट करते थे, बिकॉज उनको पता है कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट जो बढ़ेगा। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी HR मैनेजर की THRM के अंदर और SHRM के अंदर। देन फोर्थ डिफरेंस इज ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग। नाउ टीएचआरएम जो होता था वो करंट एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करता था, लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआरएम में देखो क्या होता था। स्ट्रैटेजिक एचआर थिंक अबाउट व्हाट अ कंपनी विल नीड इन फ्यूचर। मतलब कंपनी की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट किया जाता था। हाउ मेनी मोर स्टाफ दे विल नीड टू हायर, व्हाट क्वालिफिकेशन एंड द स्किल एम्प्लॉयज नीड टू हैव। Then after HR manager prepare a strategic plan to meet the future need. Strategic HR mission doesn't end there. The department work actively to recruit skilled employee that the company need. Strategic HR also work to develop and promote the talent among the existing workforce. मतलब यहाँ पे वो लोग फाइंड आउट करते थे कि फ्यूचर में कंपनी को किस तरीके का स्टाफ लगेगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, और उस हिसाब से फिर वो लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते थे यहाँ पे।
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनी अगर सपोज फ्यूचर में मर्जर करने वाली है, तो उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करते थे। या कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता था। लेकिन टीएचआरएम में ऐसा नहीं होता था। टीएचआरएम में करंट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते थे और उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते थे। फिर इस केस में क्या होगा कि टीएचआरएम में उन लोगों को फिर कंपनी अगर फ्यूचर में कुछ नया करती है तो वापस से उनको पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो टीएचआरएम करंट एम्प्लॉयज के ऊपर ही फोकस कर रहा था, या करंट कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से एचआरएम करता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करता है। और एस एचआरएम कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, फ्यूचर में कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसके हिसाब से अभी वो ह्यूमन रिसोर्सेज का फोरकास्टिंग करते थे कि कैसे हम लोग को एम्प्लॉयज लगेंगे। देन नेक्स्ट वन इज रिजॉल्विंग प्रॉब्लम। रिजॉल्विंग प्रॉब्लम मतलब एम्प्लॉयज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के बारे में टीएचआरएम में क्या होता था और एसएचआरएम में क्या होता था। So THR steps in when employees have disciplinary problem or cause trouble। मतलब एम्प्लॉय का कोई अगर सपोज उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा या कोई रूल को उन्होंने तोड़ा या कोई ट्रबल उन्होंने क्रिएट किया, तो टीएचआरएम वहां पे आते थे और फिर एम्प्लॉय को जो भी पनिशमेंट है वो दी जाती थी। इट डज नथिंग टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्रॉम डेवलपिंग। मतलब पहले से ही प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वो लोग कोई भी स्टेप लेते नहीं थे। जैसे हम लोग ने रिएक्टिव प्रोएक्टिव में देखा था कि ये लोग प्रॉब्लम होने की राह देखते थे कि एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आने दो फिर हम लोग उसको हैंडल करेंगे। इफ कंपनी वांट्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेडिशनल एचआर वुड मेक दैट नोन टू एम्प्लॉयज व्हेन सच इंसिडेंसेस हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर सपोज कंपनी चाहती है कि कंपनी के अंदर जीरो सेक्सुअल हरासमेंट के या डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आए, तो एचआर मैनेजर ये एम्प्लॉयज को कब बताते थे, जब इसके केसेस होते थे। मतलब किसी का अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऐसा केस जब एचआर मैनेजर के पास आता था तब जाके एचआर मैनेजर सबको बताता था कि ये सब चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। वही एस एचआरएम में क्या होता था कि एस एचआरएम में जो एचआर मैनेजर होते थे वो काफी प्रोएक्टिव होते थे। मतलब अगर उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट को लेके या डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, मतलब उनको अगर बिल्कुल भी कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस अलाउड नहीं है या डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है ऐसा वो चाहते हैं एम्प्लॉयज से, तो पहले से ही एम्प्लॉयज को बताते थे। मतलब बिगिनिंग में ही वो एम्प्लॉय को बताते थे कि ये चीजें एक्सेप्टेबल होगी नहीं। प्लस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉयज को हैंडबुक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। प्लस यहाँ पे एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग जो होता था वो कंडक्ट किया जाता था जिसमें उनको कैसे बिहेव करना है कैसे बिहेव नहीं करना है वो सब चीजें सिखाई जाती थी। इन द लॉन्ग रन दैट कैन सेव द कंपनी मनी एंड लॉ सूट एंड कंप्लेंट्स। मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि लॉन्ग रन में कंपनी के ऊपर फिर कोई केसेस वगैरह नहीं होगी, क्योंकि केसेस होती है तो आपको पता है कि उसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, मनी जाता है। तो स्ट्रैटेजिक एचआरएम में पहले से ही जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज जो एम्प्लॉयज को दिया जाता था और वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो कंपनी में एक्सेप्टेबल नहीं होगी उनको समझाया जाता था। वही टीएचआरएम में हमने देखा कि प्रॉब्लम आने के बाद में फिर वो प्रॉब्लम के बारे में एम्प्लॉयज को बताया जाता था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है करके। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिएक्टिव थे और ये थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोएक्टिव होते हैं। टाइम स्पैन। नाउ टीएचआरएम जो होता है इनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते थे। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने के ऊपर फोकस करते थे। मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि हमारा सेल जो है वो शॉर्ट टर्म बढ़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते थे, या प्रॉफिटेबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म में बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से वो एचआरएम करते थे। मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता था। एस एचआरएम में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाता था। जैसे वो इस तरीके से एचआरएम करते थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते थे या एम्प्लॉयज को जॉब पे लेना ट्रेनिंग वगैरह देना, इस तरीके से करते थे ताकि कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। सो टीएचआरएम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऊपर फोकस करते थे, एसएचआरएम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को फोकस करते थे। डिग्री ऑफ कंट्रोल। नाउ इन टीएचआरएम देयर इज स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट किया जाता था। जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने अगर कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं किया तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती थी, जैसे कि उनकी सैलरी वगैरह कट करना या उनको जॉब से निकाल देना या उनको फायरिंग करना। वही एसएचआरएम में देखो क्या होता था, देयर इज अ लेसर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज एंड द वर्कफोर्स रेगुलेशंस आर लेस स्ट्रिंजेंट। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट नहीं होते थे। एम्प्लॉयज आर गिवन मोर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू डू द वर्क। मतलब अगर एम्प्लॉय से कोई गलती हुई तो भी उसको अच्छे से समझाया जाता था, उनको बोला जाता था कि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉयज को यहाँ पे काम करने की पूरी फ्रीडम दी जाती थी।
यहाँ पे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था, यहाँ पे एम्प्लॉयज को फ्रीडम दिया जाता था। फिर बाद में फंडामेंटल एलिमेंट्स, इसमें क्या लिखा है कि THRM द कैपिटल एंड द प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज मेन एलिमेंट, मतलब कैपिटल मतलब फाइनेंस और प्रोडक्ट जो है उसको मेन माना जाता था। वही SHRM में एम्प्लॉयज एंड देयर नॉलेज इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल एलिमेंट, मतलब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नॉलेज उनके स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो SHRM में माना जाता था। तो फंडामेंटल मतलब इंपॉर्टेंट या बेसिक, तो THRM के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या माना जाता था, कैपिटल और प्रोडक्ट, और SHRM में एम्प्लॉयज और उनके नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल HRM एंड स्ट्रेटेजिक HRM। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे THRM जो है उसके अंदर एम्प्लॉयज को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, या एम्प्लॉयज को प्रॉपर रिक्रूट करना, प्रॉपर सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना वगैरह, ये सब चीजों के ऊपर यहाँ पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता था। और SHRM में कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजी है वो ध्यान में रख के उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन वगैरह वो सब एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता था, जिससे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा मोटिवेटेड पाए गए थे। और आजकल के समय की स्ट्रैटेजिक HRM जो काफी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आजकल एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना काफी जरूरी है, नहीं तो फिर एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ के चले जाते हैं और उसकी वजह से कंपनी का लेबर टर्नओवर बढ़ता है और कंपनी को लॉस हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।